गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज साझेदारी खाते का अंतिम चैप्टर साझेदारी फर्म का समापन या साझेदारी फर्म का विघटन शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने साझेदारी खातों में साझेदारी का सामान्य परिचय, नए साझेदार का प्रवेश, साझेदार का अवकाश ग्रहण तथा साझेदार की मृत्यु के बारे में समझा। आज समझते हैं साझेदारी फर्म का विघटन किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, अगर किसी का आरंभ होता है तो उसका एक दिन अंत भी होता है। ये कटु सत्य है। उसी प्रकार अगर साझेदारी एक दिन प्रारंभ होती है, आरंभ होती है, तो एक दिन साझेदारी फर्म का अंत हो जाता है, साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। साझेदारी फर्म के समापन या साझेदारी फर्म के विघटन से आशय फर्म की पूर्ण समाप्ति से है, अर्थात सभी साझेदार का संबंध समाप्त हो जाता है तथा साझेदारी फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है और साझेदारी व्यवसाय की सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है और साझेदारों का भी निपटारा कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर होता है। सामान्य तौर पर हम सोचते हैं कि साझेदारी के विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन एक ही होता है। एक नहीं होता है, इनमें अंतर है। साधारण शब्दों में, जब कोई नया साझेदार साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है या कोई पुराना साझेदार साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण ले लेता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, तो उस दशा में साझेदारी का समापन होता है, साझेदारी विघटित हो जाती है और नए साझेदारी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन फर्म का व्यवसाय चलता रहता है। वो जो बचे साझेदार हैं, शेष साझेदार हैं, उस व्यवसाय को चलाते रहते हैं। इस प्रकार साझेदारी के विघटन से साझेदारी फर्म का विघटन नहीं होता है। लेकिन अगर साझेदारी फर्म विघटित हो जाती है, साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है, तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि साझेदारी फर्म का विघटन से आशय साझेदारी व्यवसाय के बंद होने से है, सभी साझेदारों के संबंध टूटने से है। सभी साझेदार साझेदारी से अलग हो जाते हैं तथा साझेदारी व्यवसाय बंद हो जाता है और साझेदारी व्यवसाय की संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान कर सभी साझेदारों का हिसाब किताब चुकता कर दिया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार किसी फर्म के सभी साझेदार द्वारा साझेदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। इस प्रकार इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि साझेदारी फर्म के विघटन से आशय साझेदारी के व्यवसाय बंद होने से है, सभी साझेदारों के संबंध टूटने से है, सभी साझेदार फर्म से अलग हो जाते हैं और साझेदारी व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है तथा साझेदारी व्यवसाय की सभी संपत्तियों को बेचकर साझेदारी के सभी दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है तथा साझेदारों का हिसाब किताब भी चुकता कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि साझेदारी विघटन के संबंध में कौन कौन से लेखे होते हैं, कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, साझेदारी विघटन के संबंध में, साझेदारी समापन के संबंध में, क्योंकि साझेदारी फर्म का समापन का मतलब साझेदारी व्यवसाय समाप्त होना है।
साझेदारी व्यवसाय की सभी संपत्तियों को बेचकर व्यवसाय के सभी दायित्वों का भुगतान किया जाता है। तो उसके लिए संपत्तियों की वसूली तथा दायित्व भुगतान के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे वसूली खाता, सबसे पहले वसूली खाता बनाते हैं, जिसको रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। दूसरा, साझेदारों के पूंजी खाते बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे आप पहले बनाते थे साझेदारी के प्रवेश में, साझेदार के अवकाश ग्रहण में, तो उसी तरह से साझेदार की पूंजी खाते बनाएंगे। और इन पूंजी खातों में का जो बैलेंस आएगा उसको बैलेंस नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका क्योंकि साझेदार को भुगतान कर देंगे टू कैश या टू बैंक लिख देंगे। तीसरे, साझेदारों के ऋण खाते, अगर ऋण खाते रखे हैं तो ऋण खाते भी खोले जाएंगे, लोन अकाउंट साझेदारों से संबंधित। और अंत में इसमें रोकड़ खाता या बैंक खाता बनाया जाएगा, आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ साझेदारी फर्म का समापन हो रहा है। और जब कोई फर्म समाप्त हो जाती है तो उसका चिट्ठा नहीं बनाया जाता, बल्कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाया जाएगा। और ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का टोटल दोनों तरफ का बराबर आएगा। तो जानते हैं कि वसूली खाता किसे कहते हैं। वसूली खाता क्या होता है? रियलाइजेशन, ये नाम मात्र का खाता होता है। इसमें साझेदारी फर्म से संबंधित सभी संपत्तियों की वसूली तथा दायित्वों का भुगतान दिखाया जाता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। सबसे पहले डेबिट पक्ष में सभी संपत्तियों को जो चिट्ठे में दिखा रखी हैं उनको पुस्तक मूल्य पर डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है, केवल बैंक को छोड़कर, कैश को छोड़कर। बाकी सभी संपत्तियां क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष में लिख देंगे। इस प्रकार पहली एंट्री आपकी रियलाइजेशन की क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट यार्ड टू ऑल असेट्स। तो डेबिट पक्ष में क्या करा आपने, सभी संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर लिख दिया, तो चिट्ठे में दिखाए गए मूल्य पर लिख दिया। किसको छोड़कर, कैश को और बैंक को छोड़कर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो दायित्व चिट्ठे में दिखा रखे हैं, दायित्व में आप क्या छोड़ेंगे, पूंजी साझेदारों की, संचय, लाभ, इसको छोड़कर जो बाहरी दायित्व हैं उन सबको क्या करेंगे, उनको पुस्तक मूल्य पर इसके क्रेडिट पक्ष में दिखा देंगे। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, दायित्वों को हस्तांतरित करने की होगी। पहली एंट्री संपत्तियों को हस्तांतरित करने पर रियलाइजेशन अकाउंट यार्ड टू ऑल असेट्स बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड, और दूसरी एंट्री क्या होगी, दायित्वों को हस्तांतरित करने पर क्या एंट्री होगी, लायबिलिटीज यार्ड टू रियलाइजेशन बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। तो ये लायबिलिटीज किधर दिखा देंगे, हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के। इसके बाद क्या करेंगे आप, जो संपत्तियां आपने डेबिट पक्ष में लिखी हैं उन संपत्तियों की वसूली की जाएगी, उनको बेचा जाएगा, नगद पैसा प्राप्त किया जाएगा या किसी साझेदार द्वारा किया जाएगा। तो उनकी जो वसूली है वो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। अगर वसूली नगद रूप में हुई, पैसा प्राप्त होता है, तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट यार्ड, बैंक अकाउंट यार्ड टू रियलाइजेशन, कैश या बैंक दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। और अगर किसी साझेदार ने संपत्ति को लिया है तो उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यार्ड, जिस पार्टनर का पर्टिकुलर जो पार्टनर्स है जिसने संपत्ति को लिया है, टू रियलाइजेशन बीइंग असेट टेकन बाय पार्टनर। तो ये क्रेडिट साइड में दिखाएंगे संपत्ति को, इसलिए अगर नगद है तो बाई कैश या बैंक लिख देंगे, और किसी पार्टनर ने लिया है तो उस पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, जो भी पार्टनर्स ने संपत्तियों को लिया है। इसके बाद अब दायित्व आपने क्या देंगे, क्रेडिट में दिखा रखे, उनका भुगतान किधर करेंगे, डेबिट में करेंगे। तो एंट्री क्या होगी दायित्व भुगतान की, रियलाइजेशन अकाउंट यार्ड टू बैंक या कैश बीइंग लायबिलिटीज पेड, ये उसका भुगतान की एंट्री कर देंगे। ये अगर भुगतान के बारे में कुछ नहीं कह रखा है तो जितना उसको क्रेडिट साइड में दिखाया हुआ, पुस्तक मूल्य पर दिखा रखा, वो टोटल भुगतान कर देंगे। अगर जैसे क्या रखा है क्वेश्चन में नीचे, उसी हिसाब से करेंगे। इसी प्रकार संपत्तियों की वसूली, अगर जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे ही उसको सब जोड़कर वसूली में लिख देंगे।
साझेदार ने जो संपत्ति ली वो साझेदार के नाम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और दायित्व भुगतान डेबिट में लिखेंगे टू कैश, या अगर किसी पार्टनर ने दायित्व का भुगतान करा है तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू पर्टिकुलर जो भी साझेदार है उस साझेदार का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे और टू में उसका नाम लिख देंगे, और लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। तो इसके बाद वसूली भी है, वेतन भी होते हैं, उनका भुगतान करना पड़ता है, तो टू कैश, या ऐसे दायित्व होते हैं जो चिट्ठे में नहीं दिखा रहा कि भुगतान करने पड़ते हैं, उनको भी डेबिट साइड में दिखाएंगे। कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जो प्राप्त हो जाती हैं, अन्य जो अज्ञात संपत्ति है और राशि प्राप्त हो जाती है, तो उनको हम किधर लिखेंगे, समझे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इस प्रकार ये रियलाइजेशन अकाउंट आपका बन जाएगा। अब रियलाइजेशन से लॉस या प्रॉफिट होगा। अगर क्रेडिट साइड का योग अधिक है और डेबिट का कम है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को सभी साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और टू जितने भी पार्टनर्स हैं रियलाइजेशन अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स, तो उनका नाम लिख देंगे और लाभ हानि अनुपात में उसको बांट देंगे। अगर हानि हुई है, अगर डेबिट पक्ष का योग अधिक है और क्रेडिट पक्ष का योग कम है तो क्या होगा, हानि होगी। तो हानि को भी इसी तरह से उनके लाभ हानि अनुपात में हम बांट देंगे। क्या एंट्री करेंगे, ये अब उसकी जो प्रॉफिट की जो एंट्री है उसकी उल्टी एंट्री कर देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन और बीइंग लॉस ट्रांसफर। इस प्रकार ये वसूली खाता आपका रियलाइजेशन अकाउंट आपका बन गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट वैसे बनाते हैं जैसे बनाते हैं जैसे आपने नए साझेदार के प्रीवियस में बनाए और अवकाश ग्रहण साझेदार के में बनाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने पार्टनर्स हैं उनके कॉलम बना लेंगे और क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस लिख देंगे जितनी जितनी पूंजी है। उसके बाद लाभ चिट्ठे में जो दे रखा है, रिजर्व जो दे रखा है उसको बांट देंगे लाभ हानि अनुपात में। और हम जानते हैं लाभ को और रिजर्व को बांटने की एंट्री होगी, रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिन प्रॉफिट और रिजर्व ट्रांसफर। तो ये हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद अगर किसी साझेदार ने संपत्ति को लिया है तो वो एंट्री भी हम उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे, रियलाइजेशन। अगर उसने भुगतान किया है किसी दायित्व का तो बाय रियलाइजेशन लिख देंगे, ठीक। उसके बाद जो रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है तो उसको रियलाइजेशन इसमें कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में लिखेंगे, अगर लॉस है तो डेबिट में लिखेंगे। इसी प्रकार अगर व्यापारिक हानि है तो उसको भी डेबिट पक्ष में लिखेंगे। और इस प्रकार जो बैलेंस आपका आएगा तो उस बैलेंस को हम बैलेंस में नहीं लिखेंगे, क्या में लिखेंगे, टू कैश या बाई कैश। मतलब क्या हो रहा है, साझेदारों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा है, डेबिट पक्ष का कम है तो टू बैंक या कैश लिख देंगे। अगर डेबिट का ज़्यादा है तो वो कैश लेकर आएगा साझेदार, तो बाई कैश लिख देंगे और एंट्री हो जाएगी आपकी ऑल पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं उनका डीआर टू कैश या बैंक फाइनल पेमेंट मेड। अगर कोई साझेदार पैसे लेकर आता है तो कैश अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गए। और उसके बाद इन्हीं एंट्रियों के आधार पर, इन्हीं लेखों के आधार पर क्या समझे, हम कैश या बैंक बनाएंगे। लेकिन कैश और बैंक बनाने से पहले अगर पार्टनर्स लोन है तो उसका भी अकाउंट बना लेंगे, पार्टनर्स लोन का, ठीक है। अगर पुस्तकों में खोल रखा है तो पार्टनर्स लोन को बैलेंस क्रेडिट में लिख देंगे और टू बैंक कर देंगे या कैश कर देंगे, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट बन गया। उसके बाद आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बना लेंगे। कैश और बैंक दोनों हैं तो आप जो चाहें वो बना सकते हैं, कैश भी बना सकते हैं, बैंक भी आप बना सकते हैं। अगर कैश आप बना रहे हैं तो बैंक से पैसे आपको निकालने पड़ेंगे, और अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो बैंक में पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे। बैंक से पैसे निकालने की क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, और बैंक में जमा करने की होती है बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, ठीक। तो इस प्रकार कैश या बैंक अकाउंट आप बना लेंगे। टू बैलेंस है जितना भी और जितनी भी प्राप्तियां हैं सब डेबिट पक्ष में, और जितने भुगतान आपने किए हैं वो क्रेडिट पक्ष में। इस प्रकार आपका ये कैश या बैंक अकाउंट का टोटल बराबर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये साझेदारी फर्म के विघटन के संबंध में खाते और लेखे थे जो आपके समझ में आ गए होंगे।
अब आगे इसका कल से इसके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।